नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी की अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने जो हमारा हिमालयी अपवाह तंत्र था उसको दोस्तों समाप्त किया है। उसमें भी दोस्तों हम लोगों ने जो गंगा नदी तंत्र था, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, इन तीनों को दोस्तों पढ़ा। उसके अलावा दोस्तों जो हमारा दूसरा अपवाह तंत्र है वह प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र। तो दोस्तों आज हम लोग जो हमारा प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में मैंने बताया था जो हमारा प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र है इसको दोस्तों दो भागों में बांटते हैं। पहला दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ और दूसरा दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो दोस्तों इसी में आज जो है हम लोग पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखिएगा जो हमारा प्रायद्वीपीय नदियां हैं, मैंने आपको बताया था कि जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत दोस्तों प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां और उसकी सहायक नदियां शामिल होती हैं। तो दोस्तों जो प्रायद्वीपीय या हमारा दक्षिणी नदी अपवाह तंत्र आप कह सकते हैं, प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र या दक्षिणी नदी अपवाह तंत्र, इसमें दोस्तों जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है यह हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। प्रायद्वीपीय भारत विश्व की प्राचीनतम स्थलाकृति है, इसीलिए यहाँ की नदियाँ जो हैं दोस्तों भारत की प्राचीनतम नदियाँ हैं। दोस्तों जो हिमालयी अपवाह तंत्र है उसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत है यह हमारा आपको पता है कि प्राचीनतम स्थलाकृति है। यह आपको बताया था कि जो हमारा गोंडवाना लैंड है उसी का यह भाग है। तो दोस्तों यह जो भाग है यह प्राचीनतम स्थलाकृति है या प्राचीनतम यह भाग है, इसीलिए यहाँ की नदियाँ भी जो हैं वह पुरानी या प्राचीन हैं। यहाँ दोस्तों लगभग सभी नदियाँ जो हैं प्रौढ़ावस्था को पार कर चुकी हैं, अतः अब इनके मार्ग बदलने की संभावना बहुत कम है। तो दोस्तों जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हमारी हैं उनमें उनको दोस्तों जो उनकी स्थिति की बात की जाए तो वह प्रौढ़ावस्था को पार कर चुकी हैं। तो इसीलिए दोस्तों उनका जो मार्ग है वह बिल्कुल कन्फर्म मार्ग है। तो यहाँ दोस्तों जो मार्ग इनके बदलने की संभावना है वह बहुत कम है। जबकि अपने उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वह दोस्तों जैसे आप ले लें, कोसी को ही ले लें या हुगली को ले लें, कोई भी नदी जो हिमालयी अपवाह तंत्र की नदी हैं वह दोस्तों अपना मार्ग जो है परिवर्तित करती रहती हैं। इसीलिए दोस्तों उनसे जो उत्तर भारत की नदियां हैं उनसे बाढ़ की समस्या सर्वाधिक बनती है। उसके अलावा दोस्तों जो जनधन की हानि भी होती है। लेकिन जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनसे दोस्तों इनके मार्ग बदलने की संभावना जो है वह बहुत कम रहती है। इसीलिए ये दोस्तों क्योंकि ये अपने प्रौढ़ावस्था को पार कर चुकी हैं। आगे दोस्तों देखिए यहाँ की नदियाँ जो हैं विसर्ग का निर्माण नहीं करती। ये नदियाँ वर्षा जल पर निर्भर हैं। दोस्तों जो दक्षिणी नदी हैं या दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं यह नदी जो है विसर्ग का निर्माण नहीं करती। विसर्ग का मतलब दोस्तों ये मतलब इस प्रकार सांप की आकृति की आकार में ये नदियाँ नहीं बहती हैं। तो दोस्तों ये विसर्ग का निर्माण नहीं करती हैं। ये नदियाँ दोस्तों वर्षा जल पर निर्भर हैं। तो जो जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वह दोस्तों वर्षा जल पर निर्भर हैं। जबकि उत्तर भारत की नदियाँ जो हैं दोस्तों आपको पता है हिमालय से निकलती हैं। तो दोस्तों वह जो है वर्षा जल पर अधिकतर निर्भर नहीं रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने बताया आपको प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। दोस्तों जो हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ या अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ तो यह किस प्रकार विभाजित होती हैं, तो इनके मध्य जो है दोस्तों महान जल विभाजक का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ या अरब सागर में गिरने वाली नदियों के मध्य महान जल विभाजक का कार्य करता है दोस्तों अरावली पर्वत और ये नर्मदा ताप्ती भ्रंश। उसके अलावा दोस्तों पश्चिमी घाट ये दोस्तों जो हैं महान जल विभाजक का कार्य करते हैं। या दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के मध्य महान जल विभाजक का कार्य करते हैं। तो दोस्तों आप लोग मानचित्र से देखिएगा, या दोस्तों देखिएगा ये हमारा यह दोस्तों देखिए
जो ये लाइन गई है यही दोस्तों महान जल विभाजक की लाइन है। ये दोस्तों जो है महान जल विभाजक की लाइन देखिए दोस्तों। ये दोस्तों देखिए, ये महान जल विभाजक की रेखा खींची गई। इसमें आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारी उत्तर भारत की नदियां हैं ये दोस्तों देखिएगा इधर बंगाल की खाड़ी की ओर चली जा रही हैं। और दोस्तों जो इधर दोस्तों पश्चिमी भारत की नदियां हैं वह दोस्तों अरब सागर की ओर जा रही हैं। तो दोस्तों इसी के मध्य जो ये लकीर, ये जो लाइन पड़ी है, यही दोस्तों महान जल विभाजक का कार्य करती है। इसमें दोस्तों आपका अरावली पर्वत है, नर्मदा ताप्ती भ्रंश घाटी है और ये पश्चिमी घाट, ये दोस्तों महान जल विभाजक का कार्य करते हैं। इसमें आप लोग देखिएगा जो इधर पश्चिम की ओर बहती नदियां हैं यह दोस्तों अरब सागर में गिरेंगी, और जो पूर्व की ओर दोस्तों ये बहती नदियां हैं यह सब बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो दोस्तों जो महान जल विभाजक का कार्य करते हैं अरावली पर्वत, नर्मदा ताप्ती भ्रंश घाटी और पश्चिमी घाट। आगे दोस्तों बढ़िए, आगे देखिएगा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियाँ। दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ। इसमें दोस्तों अगर बात की जाए तो आप लोग देखिएगा ये सबसे पहले हमारी नदी है स्वर्णरेखा नदी। उसके बाद दोस्तों जो ब्राह्मणी नदी है, इसी में दोस्तों वैतरणी नदी जो है वह आकर मिल जाती है। आगे दोस्तों देखिएगा ये अमरकंटक चोटी से निकलती है महानदी है। उसके अलावा गोदावरी है, कृष्णा है दोस्तों, पेन्नार नदी है, कावेरी नदी है, वेगई नदी है और ताम्रपर्णी नदी है। वेगई और ताम्रपर्णी नदी। अब दोस्तों देखिएगा जो स्वर्ण रेखा नदी है यह दोस्तों छोटा जो नागपुर पठार है, इससे ही जो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत दोस्तों जो रांची का पठार है इससे यह निकलती है, और यह जो है बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना या बंगाल की खाड़ी में यह अंत होता है इसका। और दोस्तों जो ये हमारा स्वर्ण रेखा नदी है इसका जो उद्गम आपको बता चुका हूँ कि छोटा नागपुर पठार का जो रांची का पठार है, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत उससे इसका उद्गम होता है। और यह जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसका प्रवाह क्षेत्र जो दोस्तों है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी नदी हमारी ब्राह्मणी नदी है, इसकी दोस्तों ये जो हमारा छोटा नागपुर पठार है इसी से इसका उद्गम होता है। ये छोटा नागपुर का पठार दोस्तों है, इसी के पास ये जो ब्राह्मणी नदी है यह दो धाराओं में आकर मिलती है। दो धाराएं इसकी कौन कौन सी हैं? इसमें दोस्तों एक जो धारा इसकी है वह है शंख नदी, एक धारा है शंख नदी, और दूसरी धारा जो इसकी है वह दोस्तों है दक्षिणी कोयल नदी। दोस्तों दक्षिणी कोयल नदी, और जो हमारी ये दूसरी नदी जो पड़ती है शंख नदी। दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी जो हैं यह दो धाराएं आपस में मिलती हैं। ये दोनों धाराएं मिलकर ही दोस्तों ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती हैं, और यह दोनों धाराएं जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। उसके अलावा दोस्तों ये आगे बढ़ती हुई ब्राह्मणी नदी जो है यह उड़ीसा राज्य में ही बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो ये वैतरणी नदी है, जो वैतरणी नदी है दोस्तों यह गुप्त गंगा पहाड़ी जो उड़ीसा में स्थित है, गुप्त गंगा पहाड़ी से ही जो गुप्त गंगा पहाड़ी या दोस्तों उड़ीसा के ही जो केंदुझर जिला है इसी से निकलती है गुप्त गंगा पहाड़ी से। और उड़ीसा के जो दोस्तों जो बालेश्वर जिला है उसी में यहाँ पर दोस्तों धामरा नामक स्थान है। धामरा नामक स्थान पर ही दोस्तों यह ब्राह्मणी से मिल जाती है। तो उसके बाद दोस्तों इसका जो मुहाना है मैंने आपको बता दिया कि मुहाना इसका जो है उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। तो यह भी आप लोग ध्यान रखें, जो गुप्त गंगा पहाड़ी है हमारे केंदुझर जिले में, उड़ीसा में जो केंदुझर जिला है इसी से दोस्तों ये गुप्त गंगा पहाड़ी से वैतरणी नदी निकलती है। और यह दोस्तों जो उड़ीसा में ही बालेश्वर जिले में जो धामरा नामक स्थान पर ब्राह्मणी नदी से मिल जाती है। आगे दोस्तों देखिएगा जो हमारी अगली चोटी है, अगली जो नदी है हमारी दोस्तों ये नदी हमारे महानदी। तो दोस्तों
जो महानदी है हमारी दोस्तों, जो हमारी ये महानदी है, या दोस्तों जो अमरकंटक हमारी चोटी है या अमरकंटक जो पहाड़ी है, इसी में दोस्तों इसकी जो ढाल है वो दोस्तों छत्तीसगढ़ में इसकी ढाल जो है उसी में दोस्तों सिंघावा पहाड़ी पड़ती है। सिंघावा पहाड़ी, सिंघावा पहाड़ी या सिंघावा क्षेत्र आप बोल सकते हैं। सिंघावा पहाड़ी या सिंघावा क्षेत्र, इसी से दोस्तों निकलती है हमारी महानदी। और यह दोस्तों उड़ीसा राज्य में ही प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना होता है। जो अमरकंटक चोटी की जो दोस्तों ढाल है, ये सिंघावा पहाड़ी या सिंघावा क्षेत्र, ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। इसी में दोस्तों महानदी निकलती है और यह प्रवाहित होते हुए जो उड़ीसा है, उड़ीसा में ही दोस्तों बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना होता है। तो दोस्तों इसमें जो इसकी लंबाई आप लोग देखिएगा 851 किलोमीटर। लंबाई पर आप लोग ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, क्योंकि आपको लंबाई जो है इसका बहुत ही हर जो आप बुक उठा के देखेंगे उसमें लंबाई की बात की जाए तो हर बुक में अलग अलग लंबाई दी हुई है। फिर भी मैंने जो सबसे परफेक्ट या सबसे ज़्यादा जो जिसको मान्यता दी गई लंबाई में वह मैंने यहाँ पर लिखी है। तो आप लोग इसकी जो लंबाई है वह 851 लिख लीजिएगा कि इसकी लंबाई जो है महानदी की वह 851 किलोमीटर है। इसमें दोस्तों जो महानदी है इसकी अगर सहायक नदियों की बात की जाए तो दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ जैसे शिवनाथ, हसदेव, दूध, ये दोस्तों जो है यह महानदी की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे जो हमारी अगली नदी पड़ेगी, देखिएगा आप लोग, ये गोदावरी नदी। जो अगली नदी हमारी है यह है गोदावरी नदी। यह दोस्तों जो गोदावरी नदी है बहुत ही महत्वपूर्ण नदी, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी जो हमारी है वह गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी दोस्तों इसकी लंबाई जो है, लंबाई भी सर्वाधिक है। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इसमें सर्वाधिक लंबाई की बात की जाए तो गोदावरी नदी की है। इसमें दोस्तों और भारत की अगर बात की जाए तो भारत में भी दोस्तों गंगा नदी के बाद सर्वाधिक लंबाई वाली नदी जो है वह गोदावरी ही है। इसमें दोस्तों जो गोदावरी नदी हमारी है यह आपकी लंबाई इसकी आप लोगों ने देख ली होगी। लंबाई इसकी है 1465 किलोमीटर। इसके अलावा दोस्तों यह जो नदी है महाराष्ट्र के जो नासिक ज़िले में, महाराष्ट्र की जो नासिक ज़िला है इसी में दोस्तों त्र्यंबक क्षेत्र या त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ी है इसी से यह नदी निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक के जो त्र्यंबक क्षेत्र या त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ी है इसी से दोस्तों यह नदी निकलती है। और ये नदी दोस्तों महाराष्ट्र, उसके अलावा दोस्तों आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में यह प्रवाहित होते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में दोस्तों ये अपना डेल्टा बनाती है। तो आप लोग ध्यान रखें, जो नासिक के त्र्यंबक क्षेत्र या त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ी है उसी से निकलकर उसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए यह दोस्तों जो हमारा बंगाल की खाड़ी है इसी में यह नदी अपना डेल्टा बनाती है। तो दोस्तों इसके अलावा इसकी लंबाई की बात तो हो गई। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो ये हमारी गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके अलावा दोस्तों अगर पूरे भारत की बात की जाए तो भी दोस्तों गंगा नदी के बाद दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। इसीलिए दोस्तों जो गोदावरी नदी है इसे दोस्तों आप दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है, इसे दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है, दक्षिणी गंगा इसे बोला जाता है। उसके अलावा दोस्तों वृद्ध गंगा दोस्तों हो गया, या बूढ़ी गंगा, और दक्षिणी गंगा इसे बोला जाता है गोदावरी नदी को। इसके अलावा दोस्तों गोदावरी नदी की अगर प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए दोस्तों वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये नदियाँ जो हैं दोस्तों यह गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा महाबलेश्वर पहाड़ी है इसी से दोस्तों निकलती है हमारी कृष्णा नदी। ये दोस्तों कृष्णा नदी जो है यह महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और यह दोस्तों जो हमारा बंगाल की खाड़ी है इसी में दोस्तों इसका डेल्टा बनाती है। और इसकी लंबाई है जो दोस्तों 1401 किलोमीटर। यह दोस्तों जो महाबलेश्वर पहाड़ी इसी से निकलती है जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें दोस्तों जो है इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। और दोस्तों जो कृष्णा नदी है यह जो दक्षिण भारत की सब नदी हैं जो दक्षिण भारत की, इसमें दूसरी जो है सबसे लंबी नदी है। अगली तो नदी है दोस्तों देखिएगा पेन्नार नदी। ये पेन्नार नदी, इसकी लंबाई है 597 किलोमीटर। और यह दोस्तों
नंदीदुर्ग जो पहाड़ी है इसी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना होता है। उसके अलावा दोस्तों जो कावेरी नदी हमारी है, कावेरी नदी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो दोस्तों कर्नाटक में ही स्थित है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और जो बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना होता है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो दोस्तों 800 किलोमीटर। अगली दोस्तों जो नदी है देखिएगा, या वैगई नदी और ताम्रपर्णी नदी। तो दोस्तों वैगई नदी या वर्षा पहाड़ी से निकलती है और जो आपकी ताम्रपर्णी नदी है या अगस्तमालाई पहाड़ी से निकलती है। दोनों दोस्तों जो है तमिलनाडु में स्थित हैं। तो आप लोग जो ये चित्र बना है मानचित्र, इसे दोस्तों अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, इन पे जो पॉइंट बने हैं वह आप लोग देखिएगा। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण क्रम आप लोग जो चित्र बनाएंगे उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है इनका। तो दोस्तों सबसे पहले जो उत्तर से दक्षिण क्रम है, सबसे पहले नदी पड़ेगी स्वर्णरेखा, उसके बाद दोस्तों ब्राह्मणी नदी, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, उसके बाद पेन्नार, फिर कावेरी नदी, फिर वैगई और अंत में ताम्रपर्णी नदी। तो दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखें इसका क्रम भी, क्योंकि परीक्षा में दोस्तों क्रम भी बहुत जल्दी बहुत जो है इनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा ही बनने लगे हैं कि इनका क्रम उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ देता है। अब आप लोग देखिएगा गोदावरी नदी। तो दोस्तों गोदावरी नदी की बात की जाए, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी लंबाई आपको बताया 1465 किलोमीटर है। यह नदी दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी या त्र्यंबक जो क्षेत्र इसी से निकलती है और महाराष्ट्र उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरकर डेल्टा का निर्माण करती है। भारत में दोस्तों गंगा के बाद गोदावरी जो है सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर और इसका जो उद्गम है महाराष्ट्र के नासिक जिले में दोस्तों जो त्र्यंबक क्षेत्र या त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है इसी से इसका दोस्तों उद्गम होता है। इस नदी को दोस्तों मैंने आपको बताया वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखें। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए दोस्तों वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा, ये दोस्तों जो है गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे दोस्तों देखिएगा जो कृष्णा नदी है, यह दोस्तों कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। मैंने आपको बताया था जो कृष्णा नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है दोस्तों। उद्गम दोस्तों यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश के तट पर गोदावरी डेल्टा के समीप ही बंगाल की खाड़ी में गिरकर डेल्टा बनाती है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के तट पर ही इसका जो मुहाना है वह होता है और डेल्टा का निर्माण, यह नदी जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये दोस्तों नदियां जो हैं अधिकतर नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसमें दोस्तों कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। दोस्तों यह जो कृष्णा नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात की जाए तो कोयना नदी, भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, ये दोस्तों जो नदियां हैं यह कृष्णा की जो है सहायक नदियां हैं। इसमें दोस्तों जो ये आपकी तुंगभद्रा नदी है या दोस्तों आपकी महत्वपूर्ण नदी है। इसमें दोस्तों अगर तुंगभद्रा नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम सह्याद्री पर्वत है। तुंगभद्रा नदी की जो उद्गम की बात की जाए सह्याद्री पर्वत है और इसका मुहाना जो है कृष्णा नदी में आंध्र प्रदेश में हो जाता है। मुहाना दोस्तों कृष्णा नदी में ही आके मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है तो आंध्र प्रदेश में या इनसे मिल जाती है कर। आगे दोस्तों देखिएगा जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है तथा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 800 किलोमीटर है। इसका प्रवाह क्षेत्र भी आप लोग ध्यान रखें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। दोस्तों यह नदी जो है कावेरी नदी यह दोस्तों वर्ष भर जो है जल से भरी रहती है। वर्ष भर दोस्तों जल से भरी क्यों रहती है, क्योंकि दोस्तों जो दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व जो मानसून है इसके द्वारा ही इसे जल प्राप्त होता है। दोस्तों जो दक्षिणी नदी हैं वह अधिकतर आपको बताया कि वर्षा जल पर निर्भर करती हैं। तो जो ये नदियाँ हैं
यह अधिकतर जो नदी हैं वह सूख जाती हैं गर्मी के मौसम में। जबकि दोस्तों जो कावेरी नदी है यह वर्ष भर जो है इसमें जल रहता है, और जल रहने का कारण है क्योंकि दोस्तों इसमें जो वर्षा जल है वह दो जो मानसून है उनसे इसको जल प्राप्त होता है। कौन कौन से? एक दक्षिण पश्चिम मानसून और एक उत्तर पूर्व मानसून, या दोस्तों जो लौटता हुआ मानसून है उससे भी इस नदी को जल की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों ये कावेरी नदी है यह वर्ष भर इसमें जल रहता है। इसीलिए दोस्तों जो कावेरी नदी है इसे दक्षिण भारत की सदानीरा कहा गया है। दक्षिण भारत की सदानीरा कावेरी नदी को कहा गया है। इस दोस्तों जो कावेरी नदी जल विवाद है वो दोस्तों कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य के मध्य है। यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, जो कावेरी नदी जल विवाद है वह कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य के मध्य ही है। दोस्तों जो कावेरी नदी है वह कावेरी नदी 3 बार जो है दो दो धाराओं में विभाजित होकर 3 द्वीपों का निर्माण करती है। यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, जो कावेरी नदी है 3 बार दोस्तों दो दो धाराओं में विभाजित होकर 3 द्वीपों का निर्माण करती हैं। कौन कौन से द्वीप हैं दोस्तों? एक है शिव समुद्रम जो कर्नाटक में स्थित है, दूसरा दोस्तों श्रीशैलम या दोस्तों आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में है, और तीसरा दोस्तों है श्रीरंगपट्टनम या दोस्तों कर्नाटक के मांड्या जिले में है। तो दोस्तों जो कावेरी नदी है यह दो दो धाराओं में 3 बार विभाजित होती है, और इसके विभाजन से जो 3 द्वीप निर्मित होते हैं। कौन कौन से? शिव समुद्रम, श्रीशैलम और श्रीरंगपट्टनम। इसके अलावा दोस्तों जो कावेरी की सहायक नदियां हैं उसको आप लोग देखिएगा, अर्कावती, अमरावती, शरावती, लोकपावनी और भवानी। ये दोस्तों जो है कावेरी की सहायक नदियां हैं। आगे दोस्तों देखिएगा, जो आप लोग इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखें, जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं इसमें आप लोगों को विशेष कर ध्यान रखना है। कावेरी की बात की जाए, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा, ये 3 जो नदियां हैं दोस्तों इनको आप लोग विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि ये जो दक्षिण भारत इनकी तीनों प्रमुख नदियां हैं और तीनों सबसे बड़ी नदियां भी हैं। तो इन तीनों नदियों को आप लोग विशेष कर ध्यान रखें। उसके अलावा दोस्तों जो अन्य नदियां हैं जैसे दोस्तों वैगई नदी, ताम्रपर्णी नदी, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो वैगई नदी और ताम्रपर्णी नदी, ये दोस्तों इनका उद्गम की बात की जाए तो तमिलनाडु के वर्षानद पहाड़ी और अगस्त्यमलाई पहाड़ी से हुआ है। वैगई नदी का उद्गम है दोस्तों वर्षानद पहाड़ी से, और ताम्रपर्णी जो नदी है उसका उद्गम है जो अगस्त्यमलाई पहाड़ी से हुआ है। इनका दोस्तों जो मुहाना की बात की जाए, मुहाने की बात की जाए तो दोस्तों वैगई नदी का मुहाना है पाक की खाड़ी में, और ताम्रपर्णी नदी का मुहाना है मन्नार की खाड़ी में। ये दोनों दोस्तों अरब सागर में ही स्थित हैं। तो वैगई नदी का जो उद्गम है वह वर्षानद पहाड़ी और मुहाना जो है पाक की खाड़ी में। उसके अलावा जो ताम्रपर्णी नदी है इसके उद्गम की बात की जाए तो अगस्त्यमलाई पहाड़ी, और इसके जो अंत की बात की जाए या मुहाने की बात की जाए तो मन्नार की खाड़ी। इसके अलावा दोस्तों जो महानदी है इसको भी आप लोग ध्यान रखें। महानदी यह दोस्तों यह नदी अमरकंटक जो चोटी है, अमरकंटक चोटी के ढाल पर स्थित सिंघावा क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में है, इसी से निकलकर दोस्तों उड़ीसा में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों जो अमरकंटक चोटी से महानदी निकलती है, अमरकंटक चोटी के जो ढाल है मैंने आपको बताया था जो छत्तीसगढ़ में है, इसी के सिंघावा क्षेत्र से यह निकलती है और उड़ीसा में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो शिवनाथ, हसदेव, डूब आदि महानदी की सहायक नदियां हैं। महानदी की लंबाई दोस्तों 851 किलोमीटर है। दोस्तों जो आपको पता है ब्राह्मणी नदी, देखिएगा ब्राह्मणी नदी के बारे में। ब्राह्मणी नदी उद्गम दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, यह दोस्तों आपको बताया था 2 धाराओं के मिलने से बनी है। इसमें शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी ये नदियां शामिल हैं। और यह दोस्तों जो नदी है उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ब्राह्मणी नदी दोनों नदियों के मिलने से, 2 धाराओं के मिलने से बनी है, शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी। दोस्तों इसका जो उद्गम है वह है छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों जो वैतरणी नदी है यह उड़ीसा के, हमने बताया था कि जो केंद्रीय जिला है इसी में गुप्तगंगा पहाड़ी से निकलती है, और उड़ीसा के बालेश्वर जिला में जो धामरा नामक स्थान है इसी में दोस्तों ब्राह्मणी नदी में मिल जाती है, और ब्राह्मणी नदी अंत में आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो वैतरणी नदी केंदुझर जिले के गुप्तगंगा पहाड़ी से निकलती है, और जो धामरा नामक स्थान है बालेश्वर जिला में, इसी बालेश्वर जिले में इसी में दोस्तों जो हमारी ब्राह्मणी नदी है इसी से में मिल जाती है।
आगे दोस्तों देखिएगा, जो स्वर्णरेखा नदी है, स्वर्णरेखा नदी, यह नदी दोस्तों रांची के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरकर डेल्टा का निर्माण करती है। जो स्वर्णरेखा नदी है यह रांची के पठार से, रांची के पठार जो आपको बताया था, यह दोस्तों जो हमारा छोटा नागौर का पठार है इसी का भाग है। उसी के जो भाग रांची के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरकर डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों जो बंगाल स्वर्णरेखा नदी है, इसकी जो दोस्तों प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है, इसमें दोस्तों यह प्रवाहित होती है। दोस्तों अगली जो हमारी है नदी और अंतिम नदी इसकी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह दोस्तों है पेन्नार नदी। पेन्नार की बात की जाए, यह नदी जो है कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है तथा कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लंबाई की बात की जाए तो दोस्तों 597 किलोमीटर। आप लोग लंबाई में ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, लंबाई की बात की जाए तो मैंने आपको बताया 3 नदियाँ जो हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों की आप लोग लंबाई थोड़ा याद रखें। बाकी दोस्तों नदियों की लंबाई की से कोई मतलब नहीं है, आप इनका उद्गम और इनके जो प्रवाह क्षेत्र हैं वह आप लोग ध्यान रखें। इसमें दोस्तों आपको बताया जो इसका प्रवाह क्षेत्र है कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में है। इसका जो उद्गम है वह चिकबल्लापुर जिले जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, उसी में दोस्तों जो नंदी दुर्ग पहाड़ी इसी से निकलती है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आप लोग दोस्तों वीडियो को 1 से 2 बार देखें तो आप लोगों को जो ये नदियाँ हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देखें और मैंने हर बार बताता हूँ कि आप लोग जो मानचित्र है इसको भी जो आप लोग अपने कॉपी पेन लेकर इसको भी आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। इसमें दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, जो ये नदी है हमारी गोदावरी और कृष्णा नदी। दोस्तों गोदावरी और कृष्णा नदी जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इसके मध्य दोस्तों ये नदियाँ जो हैं इनके मध्य जो ये क्षेत्र है कृष्णा और गोदावरी के मध्य का जो क्षेत्र है इसे दोस्तों इसे बोला जाता है केजी बेसिन। केजी बेसिन दोस्तों कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य के क्षेत्र को बोला जाता है। यह नदी दोस्तों इनके मध्य के जो क्षेत्र है केजी बेसिन, यह दोस्तों जो है कोयला और तेल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कोयला और तेल के लिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो यह भी आप लोग ध्यान रखें कि केजी बेसिन जो है वह किन नदियों के बीच का क्षेत्र है, वह कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य का क्षेत्र है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में जो हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।